एग्जामिनेशन, सारे सवाल एग्जामिनेशन में आए हैं। और जब बात में जब रात को बच्चों से बात हुई तो देर आर 8-9 मैसेज ऑफिशियल पे जो आए हुए थे, वो ये थे सर कि हर एक सवाल जो बताया वो आया है सर, थैंक यू सो मच, पेपर्स इतने हेल्पफुल थे बच्चों को। पूरी दुनिया फायदा उठा रही है और अपने खुद के संस्थान के बच्चे फायदा नहीं उठा पाते। देखिए, मेहनत कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए। ये जो समय है 1-1.5 साल, इसमें आपको इतनी मेहनत करनी है। और एक और बात याद रखिएगा, सफलता किसी के लिए इंतजार नहीं करती। सक्सेस वेट्स फॉर नो वन। तुम्हें सफल होना है तो अभी होना है, कुछ बनना है तो अभी बनना है। ये नहीं कि सर नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, नेक्स्ट ईयर देखूंगा, उस साल देखूंगा, इस साल देखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पास आउट हो गए, एलएलबी की डिग्री आ गई, महीने में 1 एग्जाम 2 एग्जाम ऐसे आएगी ऑल ओवर इंडिया जहां पर सिर्फ एलएलबी मांग रहे होंगे, और आती एग्जाम ऐसी। जिन बच्चों को रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस हो चुका है, और एक्सपीरियंस कहां से काउंट होगा, पास आउट होते अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, वहीं से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में नहीं, बार काउंसिल राजस्थान के बाद में 3 रजिस्ट्रेशन करवाने, मैं अभी बता देता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। आप पास आउट हुए, सबसे पहले तो आप कराइए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एआईबी दीजिए। एआईबी के साथ में आप बार एसोसिएशन के अंदर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये होना चाहिए डन, और जब ये डन हो जाएगा आपका, देन यू विल सी द रिजल्ट। एक्सपीरियंस जो काउंट होता है वो यहां से होता है। तो रिमेंबर वन थिंग, और ये बात हमेशा याद रखिए, सो द रिलेवेंट एक्सपीरियंस इज काउंट फ्रॉम यहां से, जो बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ये बहुत इमेटेरियल है कि आप रजिस्ट्रेशन कब करवाते हैं, इट इज हार्डली मटेरियल फॉर यू कब करवाते हैं, लेकिन प्लीज आपका जो एक्सपीरियंस होगा असली, वो यहां से काउंट होगा। क्योंकि बार एसोसिएशन लिख के देता है, चाहे आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराइए, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कराइए, प्लीज, पर ये होना चाहिए जिस दिन एलएलबी की डिग्री आए, आपका 1-2 महीने का टारगेट ये होना चाहिए कि सर ये करवाना है। भले ही से एएबी का एग्जाम थोड़ा आगे पीछे होगा, चलेगा, लेकिन बार काउंसिल जस्ट बाद हो जाइए, और ये मैंडेटरी है। और जिसने नहीं करवाया, करवा लिया आपने, तो एक्सपीरियंस कहाँ काउंट होगा तुम्हारा? प्रोविजनल आ गई, अरे भाई जो आई उससे करवा दे। देखो यार, मेरा काम है बताना, आप कितने अटेंटिव हो अपनी जिंदगी के बारे में, ये आप जानो। वो क्या होता है ना कि मेरी आदत क्या है ना कि मैं सबको अपना अपना छोटा भाई या छोटी बहन मान के ही ट्रीट करता हूँ कि यार ये सब मेरे, इनके साथ अहित नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे ही ट्रीट करता हूँ और ऐसे ही ट्रीट करता रहूंगा। तुमको जो करना है करो। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, विद रेस्पेक्ट टू, आज का टॉपिक जो है सर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्लासेस रेगुलर लीजिए प्लीज, क्योंकि क्लासेस अगर आप रेगुलर नहीं लेंगे तो पता नहीं चलेगा। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने उस दिन रोक दिया था टॉपिक को लास्ट क्लास में। इस सेक्शन को बोलते हैं, देखिए, सेक्शन 94 95। अगर आपको मैं एक फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 94 और 95, एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों सेक्शन एक रीढ़ की हड्डी है, एक बैकबोन है पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन 2 सेक्शंस को बहुत इफेक्टिव करता है। देखिए, पूरे एविडेंस में कुछ भी रूल्स दिए हों, पूरे साक्ष्य अधिनियम में कुछ भी नियम दिए हों, कुछ भी प्रोसीजर बता रखा हो, लेकिन 94 95 इतने स्ट्रॉन्ग लॉज है कि इनको फॉलो करना पड़ेगा। यू टू अबाइड दोज रूल्स।
समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ एंड वी वुड डिस्कस वेरी एलिबरेटली। हम यहाँ से बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। देखिए सर, 94 जो बोलता है, 94 ये कहता है सर कि अगर कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, यू कैन नॉट गिव ओरल एविडेंस, मतलब कहीं पे भी दस्तावेज है तो आप क्या नहीं देंगे सर? मौखिक मौखिक साक्ष्य नहीं देंगे। दस्तावेजी साक्ष्य में तो क्या नहीं देंगे? मौखिक साक्ष्य नहीं देंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वी विल आल्सो डिस्कस दोज एक्सेप्शंस, ठीक है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई चेंज करना है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव करना है, तो भी आप मौखिक साक्ष्य नहीं देंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं। दो बात बताई मैंने, 94 में बताया कि सर जहां पे भी डॉक्यूमेंट में कोई चीज दी हुई है, जहां पे भी डॉक्यूमेंट में कोई चीज दी हुई है, दस्तावेज में कोई चीज दी हुई है, आप उसके लिए ओरल एविडेंस नहीं देंगे और कोर्ट भी उसको एडमिसिबल नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में कोई चीज चेंज करनी थी, आप बोल रहे हो कि नहीं सही ऐसे बात नहीं हुई थी, बात दूसरी तरीके से हुई थी, तो भी आप उसके लिए ओरल एविडेंस नहीं देंगे। समझने की बात समझते हैं, और ये दो प्रोविजंस को समझना बहुत आसान है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट प्रोविजंस, लेकिन आप इनको समझिए कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह के होते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या काम करते हैं। शुरू करें लेक्चर, चलिए। देखिए सर, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब मैं बात करता हूं दस्तावेजों की, दस्तावेज दो तरह के होते हैं। कितने तरह होते हैं सर? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंट, एक होता है इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट। एक होता है फॉर्मल डॉक्यूमेंट, मतलब एक को बोलते हैं औपचारिक दस्तावेज। क्या कहते हैं? औपचारिक दस्तावेज। और एक होता है अनौपचारिक दस्तावेज, ठीक है। मैंने बात करी औपचारिक दस्तावेज की और अनौपचारिक दस्तावेज की। जो औपचारिक दस्तावेज होते हैं, ये बायलैटरल होते हैं। क्या होते हैं सर? ये बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। ये द्विपक्षीय दस्तावेज है। और अनौपचारिक दस्तावेज होते हैं यूनिलैटरी, यूनिलैटरल, एक पक्षीय। बायलैटरल का क्या मतलब होता है सर? बायलैटरल का मतलब होता है कि जहां पर दोनों पार्टीज ने, दोनों जो पक्षकार हैं उनके साइन होते हैं, मतलब बोथ पार्टीज हैव साइन ओवर सच डॉक्यूमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? औपचारिक दस्तावेज। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या हो गया सर? कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं यूजुअली? कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन। हिंदी में हम इसको कहते हैं संविदा, अनुदान व संविदा, अनुदान व संपत्ति के किसी अन्य वैनन। क्या कहते हैं सर? संविदा, अनुदान व संपत्ति के वैनन। ये डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं सर? ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी के लिए एक अधिकार, एक राइट क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं सर ये डॉक्यूमेंट? एक राइट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अधिकार क्रिएट करते हैं सर। आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया या आपने सेल डीड करी, है ना, आपने सेल डीड करी, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, या फिर आपने कोई ग्रांट दी, किसी को कुछ पैसा दिया, अनुदान दिया, गिफ्ट, तो एक राइट क्रिएट किया, एक अधिकार सृजित किया पक्षकारों के पक्ष में। यहां तक समझ में आया? डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं सर, फॉर्मल डॉक्यूमेंट, इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट, औपचारिक दस्तावेज, अनौपचारिक दस्तावेज।
औपचारिक दस्तावेज जो होते हैं वो बायलैटरल होते हैं, द्विपक्षीय होते हैं, जैसे जिसमें पार्टी साइन करती है, दोनों पार्टी फॉर्मली साइन होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट। क्या होते हैं? जैसे इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट का एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे पत्र लिखा आपने अपने मित्र को, पत्र में साइन होते हैं दोनों पार्टीज के, वो अनौपचारिक दस्तावेज है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है सर, जैसे इसके अंदर और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कन्फेशन रिकॉर्ड किया। क्या किया सर? क्या किया सर? कन्फेशन रिकॉर्ड किया। अब कन्फेशन भी एक ही पार्टी रिकॉर्ड करती है, मजिस्ट्रेट साहब तो रिकॉर्ड करते हैं क्या? अक्यूज रिकॉर्ड करता है क्या? या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई? बात समझ में आ रही है? मतलब एक पार्टी ने जो डॉक्यूमेंट बनाया उस डॉक्यूमेंट की भी हम बात करेंगे। मतलब अभी और समझाऊंगा मैं इसके ऊपर। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिलेटरल, एक पक्षीय जिनसे डॉक्यूमेंट बनाया, चाहे वो इंक्वेस्ट हो, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट हो, इंक्वेस्ट हो, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट हो, चाहे वो सेक्शन 18 इंडियन लिमिटेशन एक्ट का एक्नोलेजमेंट हो, अभी स्वीकृति हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में बात कर रहा हूं। ये एक पक्षीय बनाता है। कौन बनाता है? हमेशा एक पार्टी बनाता है। ये पहले ये समझिए, बेसिक बेसिक डिफरेंस समझिए दोनों का। ये जो डॉक्यूमेंट्स है सर, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ये जो डॉक्यूमेंट्स है सर, ये डॉक्यूमेंट्स, ये मेनली हम डॉक्यूमेंट को दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर और अगर मैं आगे चलूं तो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को, मतलब औपचारिक दस्तावेज को हम और दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया था सर आपको? ये समझ में आया? दोबारा देख लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, दो डॉक्यूमेंट दो तरह के, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल डॉक्यूमेंट वो जिसमें दोनों पार्टीज के साइन होते हैं और कोई राइट क्रिएट होता है। इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट वो जो अनौपचारिक होते हैं, इसमें एक ही पार्टी के साइन होते हैं। ठीक है, आगे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर दो चीजें और होती है सर, अगर मैं इसको और आगे डिवाइड करूं तो फॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर दो चीजें और होती है। एक तो ये कि वो डॉक्यूमेंट जिनको क्या होना चाहिए सर, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, इसको ऐसे लिखिए, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग। मतलब विधि द्वारा विधि द्वारा विधि द्वारा लिखित रूप में होना आवश्यक नहीं है। विधि द्वारा लिखित रूप में होना आवश्यक नहीं है। विधि द्वारा लिखित रूप में होना आवश्यक नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, but they are converted in writing, but they are converted in writing, but they are converted in writing, but they are converted in writing। परंतु वह लिखित रूप में लिखे गए हैं, परंतु वह लिखित रूप में लिखे गए हैं। जैसे आप बताइए सर मुझे, क्या कॉन्ट्रैक्ट को, क्या संविदा को लिखित रूप में होना मैंडेटरी है क्या? क्या जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटन ही हो, ओरल भी हो सकता है सर? क्या संविदा हमेशा लिखित में हो, जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसको लिखा है। एक डॉक्यूमेंट तो वो होते हैं, एक डॉक्यूमेंट वो होते हैं सर जो कि रिक्वायर्ड होते हैं टू बी इन, जिनका जरूरी है सर लिखित में होना। वे दस्तावेज जिनका विधि द्वारा लिखित में होना आवश्यक है। रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग बाय लॉ। लिखित में होना आवश्यक है विधि द्वारा। जैसे सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट, सर लीज हो गई, सेल डीड हो गई,
जहां पे दो पार्टीज कोई अधिकार क्रिएट कर रही है। तो सर इन दोनों केसेस के लिए मतलब आप समझ लीजिए कि जो औपचारिक दस्तावेज है इनके लिए आप ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते। पहली बात है समझिए, यहां तक समझ में आई गणित? मतलब आप इनके लिए ओरल एविडेंसेस मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते। ये बहुत हम लोग बहुत माइन्यूट बात समझ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। देखिए ये चीज आपको एडवोकेसी में या फिर आप जजशिप में जाएंगे तो आपको हेल्प करेगी ये चीज, जिस चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये सब चीजें जुडिशियल एकेडमी में पढ़ाई जाती है। ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये नोट्स जुडिशियल एकेडमी के हैं, कहीं से अरेंज करके मैंने बनाए फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या समझ रहे हैं। बात समझ में आई? समझिए। सो देर इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, और फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ में इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट को जरूरी नहीं राइटिंग में हो। दूसरी बात, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, जो कि जरूरी है, विधि द्वारा भी आवश्यक है कि वो लिखित में होना चाहिए। जैसे लीज हो गई, सेल हो गया, ठीक है सर। एक लाइन लिख लेना नीचे, एक लाइन लिखी नीचे, इन बोथ द सर्कमस्टांसेस, इन बोथ द सर्कमस्टांसेस, इन दोनों परिस्थितियों में, इन दोनों परिस्थितियों में अंतर वस्तु साबित करने के लिए, इन बोथ द सर्कमस्टांसेस टू प्रूव द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, इन दोनों परिस्थितियों में अंतर वस्तु साबित करने के लिए, टू प्रूव द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ओरल एविडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, 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 ओरल एविडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये बात समझ में आई कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के अंदर यू कैन नॉट गिव ओरल एविडेंस एट एनी टाइम। तुम कभी भी क्या नहीं दे सकते सर? मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? अंतर वस्तु का क्या मतलब है सर? जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीज लिखी है, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना सर। ये मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर कोई भी चीज लिखी है, आप इनके लिए ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। किसको साबित करने के लिए? जो अंदर जो चीज बातें लिखी हुई ना सर, अंदर जो भी बात लिखी हुई है उसको साबित करने के लिए आप मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते। तो पहला तो हमने समझा औपचारिक दस्तावेज का। अब हम समझेंगे अनौपचारिक दस्तावेज भी दो तरह के होते हैं। बस समझते चलिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो आप समझने वाले हैं आगे, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट। दोबारा एक बार देखिए, हमने क्लास स्टार्ट कर दी कि डॉक्यूमेंट दो तरह से होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल वो जो कि बायलैटरल है, इनफॉर्मल यूनिलैटरल होते हैं। फॉर्मल जो होते हैं वो राइट्स क्रिएट करते हैं, इनफॉर्मल कोई राइट क्रिएट नहीं करते। लेकिन कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इनफॉर्मल होने के बावजूद भी राइट क्रिएट कर देते हैं। मैंने गिफ्ट कर दिया अपनी सब कुछ हेमराज को, मृदुल को, क्या मैंने इससे परमिशन ली? जिस दिन ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसके फेवर में राइट क्रिएट हो गया। तो था तो वो भी यूनिलैटरली। अब समझिए दो चीजें और, ठीक है। अब अनौपचारिक दस्तावेज भी हम दो तरह के मानते हैं, मैं इसका निष्कर्ष भी लिखवा दूंगा। इसको बोलते हैं अनौपचारिक दस्तावेज में पहला तो होता है सर, पहला तो क्या होता है सर? इसमें लिखिए नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ विधि द्वारा विधि द्वारा विधि द्वारा लिखित में होना अपेक्षित नहीं है। 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 एग्जाम्पल लिखिए इसका, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, क्या लिखिए? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, गैर न्यायिक संस्वीकृति, गैर न्यायिक संस्वीकृति। अरे सर चौकीदार को दे दिया स्टेटमेंट, या आपके दोस्त को आपने क्या दे दिया? कन्फेशन दे दिया, क्या लिखित में होना आवश्यक है कोई उसका? रिलेवेंट तो है, सुसंगत है, लेकिन लेस रिलायबल है। अब ये जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया, मतलब अनौपचारिक दस्तावेज में भी वो दस्तावेज जिनका लिखित में होना आवश्यक
नहीं है। बनाया किसने? एक ही पार्टी ने बनाया ना सर, दो पार्टी से क्या पे? अरे एक ही पार्टी ने बनाया ना माय डियर, दो पार्टी से बनाया क्या? देयर इज ओनली सिंगल पार्टी। अनौपचारिक दस्तावेज के इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये यूनिलैटरल होती है, जैसे विधि द्वारा, जिनको लिखित में होना जरूरी नहीं, लेकिन विधि द्वारा लिखित में होना आवश्यक नहीं है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। और क्या हो जाता है सर इसमें? जैसे आपने किसी को पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया ना। सुसाइड भी क्या है? अरे सर शरद ब्रिजेशन शारदा के अंदर, तो उसके अंदर सॉरी, हाँ, अरे कल शरद ब्रिजेशन शारदा भी आया, मुबारक लगी भी आया। अपन जो क्लास में रुस्तम भी आया, मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रुस्तम, 9-10 जनरल क्लोजेस एक्ट। जो जो क्लास में डिस्कस हुआ है सर, हर पेपर, आप उस पेपर को उठा के देख लीजिए, बच्चा के जो बच्चे पढ़े नहीं है ना मेरे पास, वो बच्चे भी कह रहे हैं सर टेस्ट में ये सब था। हर चीज क्लास में डिस्कस हुई है, तभी तो कहता हूँ क्लास में आओ भाई, क्लास में आओ, ऑनलाइन के भरोसे मत रहो। तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है कि तुम ऑनलाइन ही ले सकते हो, तो ऑनलाइन लीजिए। एक मैडम है हरियाणा से, तो उनका कॉल आया कि सर आप एक क्लास में कह रहे हैं कि ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा, सीपीसी सब्जेक्ट है, तो सर बताओ सर मैं क्या करूं, रिजाइन करके शुड आई कम टू जयपुर एंड टेक द ऑफलाइन क्लासेस? तो मैंने बोला मैम ये उन लोगों के लिए है जो 2 गली दूर रहते हैं और सुबह उठने में जान निकलती है, मौत आती है, और आलसी ऐसी है रात में 3 बजे तक फोन चलाएंगे, फोन जब तक सर पे नहीं पड़ता तब तक सोते नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो मेंटली पैरालाइज्ड है। सारे रूप से पैरालाइज नहीं हो तुम लोग, क्या हो? मेंटली पैरालाइज। सुबह नहीं उठा जाएगा, पैरालाइज है भाई, क्यों नहीं उठा जाएगा? सर नींद नहीं आती। अरे कोई बात नहीं, नींद नहीं आती तो तू जैसा बॉडी को तैयार करेगा, बॉडी तेरी वैसे ही बन जाएगी। अरे शरीर आपका ना एक घड़ी है, याद रखना। तुमको ये बात कब समझ में आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन योर बॉडी इज ए क्लॉक। जैसा तुम बनाओगे वैसा वो बन जाएगी। हम मूर्ख नहीं होते जो, आपको पता है एपीओ के टेस्ट कब से स्टार्ट हुए थे? आज के 2.5 महीने पहले। कब से स्टार्ट हुए थे? 2.5 महीने पहले वी स्टार्टेड। मतलब हर महीने 4 टेस्ट। आज के 2.5 महीने पहले हमने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग जो हुई थी कौन से नवंबर से हुई थी? 8 या 10 नवंबर से पहला टेस्ट था, और 12 जनवरी को 10वां टेस्ट हुआ है। आप सोच लीजिए अगर हम इतना लंबा विजन लेके काम करते हैं और रिजल्ट आता है हमारे पास। ये मेंटली जो आप लोग अपंग बन चुके हैं उसको छोड़िए। अभी तो मेंटली अपंग हो, कुछ नहीं बनोगे जिंदगी में तो शारीरिक अपंग भी हो जाओगे बिना अपंग हुए। जो तुम्हारी जो जहनी गुलामी है ना, इससे निकलो बाहर। तो तालिबान गया तो इमरान खान का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ कि उन्होंने जहनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। तो तुम लोग भी जहनी गुलाम हो। तुमको कोई गुलाम थोड़ी कर रखा है, तुम्हारा दिमाग जो है ना वो मूर्ख बना रहा है। तुमको लगता है हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास वो कर लेंगे ये कर लेंगे, तो भाई वो करो फिर सीधा। और तुमको बता देता हूं मैं, तुमको लगता है ना कि वकालत एक सेफ ऑप्शन है। आरजेएस में या फिर आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो हरियाणा हो या चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, यूपी हो, गर्ल्स बहुत ज्यादा है। इसका एक सिंपल रीजन बता देता हूं मैं। अभी सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने जाते वक्त, एक सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने जाते वक्त एक स्टेटमेंट दिया, और रोने लगे स्टेटमेंट देते हुए कि वॉशरूम की हालत इतनी खराब है देश में। हैव यू सीन दैट स्टेटमेंट? गर्ल्स वॉशरूम की हाइजीन, गुजरात की बात है, वो गुजरात में किसी कोर्ट में गए होंगे। देयर इज नो फैसिलिटी फॉर वॉशरूम फॉर लेडी एडवोकेट्स, जजेस। अरे भैया तो जब आप जज थे उस टाइम कुछ कर लेते। यू हैव द अथॉरिटी ना। क्या बोलना था आपको? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक बात बोलना था बस, 1 महीने में अगर वॉशरूम खराब मिला मेरे को किसी भी जगह, आई विल इशू ए कंटेम्प्ट अगेंस्ट यू। एक स्टेटमेंट। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसको क्या करना था? सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस को नोटिस भेजना था कि 1 महीने में अगर वॉशरूम खराब मिला, आई विल इशू कंटेम्प्ट अगेंस्ट यू। डिस्ट्रिक्ट जज बोलता है उसके वहां के, सुधर सकता है ना 1 महीने में अगर तुम्हारी नियत हो तो। लास्ट दिन क्यों बोल रहे हो भाई? तुमने पूरा जिंदगी जुडिशरी को दे दी, तुमको लास्ट दिन ही मिला बोलने के लिए? दैट्स द क्वेश्चन। आज आप किसी भी एसडीएम ऑफिस चले जाओ,
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑफिस में चले जाओ, कहीं जाओ, यू विल गेट ए प्रॉपर ऑफिस। हमारे पास इंफ्रा नहीं है यार। हाई कोर्ट वही बिल्डिंग तोड़ के दोबारा बना रहा है, हाई कोर्ट वही बिल्डिंग तोड़ के दोबारा बना रहा है, हाई कोर्ट वही बिल्डिंग तोड़ के दोबारा बना रहा है, हाई कोर्ट ने वही चार्ज। जब सारा पैसा हाई कोर्ट के पास है तो लोअर कोर्ट में कहां पैसा आ रहा है भाई? पैसा है लोअर कोर्ट के पास। जैसे इसको सैलरी अच्छी देते हो, क्योंकि वो तो भैया ऑल इंडिया की बात है ना सैलरी भी ना दे। एडवोकेट्स की हालत, अरे जस्टिस रह कहां गया इस देश में? कहां है जस्टिस इस देश में? गरीबों के लिए कोई जस्टिस नहीं इस देश के अंदर। जस्टिस इज ओनली बिलोंग्स टू रिचर। अमीर लोग उनके लिए है भाई जस्टिस। मेरे एक मित्र हैं जोधपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस को अब ऑलमोस्ट 8 साल हो गए, जितने साल 8-9 साल हो गए जब से हम लोग एनरोल्ड हुए हैं। तो एक दिन ऐसे बात हो रही थी कि क्या रहा है, क्या है, कैसा है, कैसे चल रही है वकालत। और उसके घर में हिज फादर इज डिस्ट्रिक्ट जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, जैसलमेर में या बाड़मेर में कहीं लगे हुए हैं। तो मैंने कहा तेरी तो वकालत अच्छी चल रही होगी। उसने बताया कि यार एक आदमी केस लड़ने के लिए हाई कोर्ट में अपनी पूरी भेड़ बकरी बेच के आया है, अपनी 4 बकरियां बेची है, तब जाके तो वो 10-15 हजार का जुगाड़, 20 हजार का जुगाड़, 30 हजार का जुगाड़ करके आया है। भाई उससे क्या उम्मीद करते हो आप? दिस इज सिचुएशन। गला काटने के लिए लोग बैठे हैं। तुम हाई कोर्ट की बात करते हो ना, तुम सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूं। आई प्रैक्टिस देयर। सुप्रीम कोर्ट में फॉर जस्ट ओनली वन हियरिंग, एक हियरिंग के फालतू से फालतू एडवोकेट भी 2 से 3 लाख चार्ज कर रहा है यार, एक हियरिंग के। एक केस में मैं मेरी लॉ फर्म को रिप्रेजेंट किया था मैंने सुप्रीम कोर्ट में, और हमने सिंघवी साहब को, अभिषेक मनु सिंघवी सर को उस केस में काउंसिल बनाया था। 20 लाख पर हियरिंग देते थे हम उन्हें, 20 लाख पर हियरिंग। और मेरा काम क्या होता था? कोर्ट में बैठना और ये देखना कि वो आए या नहीं आए। जब मैं बोलता था हाँ सर ही वॉज देयर और उन्होंने आर्गुमेंट्स किए हैं, तो फिर 20 लाख विद जीएसटी, 20 लाख के ऊपर जीएसटी अलग है, जीएसटी भी हमसे लेते हैं। समझ रहे हो क्या सिचुएशन है? कहां न्याय है, कहां जस्टिस है? तुम लोग क्या सोचते हो? अभी अपॉइंटमेंट्स हुई ना लीगल सर्विस अथॉरिटी में, 45,000 25,000 के लोग बने, अगर आपको पता हो तो। फाइल खोल के भी नहीं देखते। गया था मैं सेशंस कोर्ट, आई हैव सीन देयर कि सर देख लो, आपको जो सही आदेश लगता है वो कर दो। जस्ट आपको बोल रहे हैं तुमने भाई पैसा लिया है, तुमको 45,000 तो फिक्स मिल रहा है ना मंथली। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं बेल के। बेल, जब भी कोई बेल के लिए जाता है तो बेल के आर्गुमेंट्स बेसिकली होते हैं सर ही इज ए पुअर। 4 आर्गुमेंट बोलते हैं, मैं बताता हूँ। ही इज ए पुअर, नो एंटीसीडेंट्स, मतलब कोई भी पूर्वाग्रह नहीं है और कोई भी पूर्व अपराध नहीं है। सर अकेला कमाने वाला है, माँ बाप बूढ़े हैं। अरे आर्गुमेंट जबकि क्या होने चाहिए? सर एफआईआर ये है, मौका रिपोर्ट ये है, देखो सर यहाँ पे लूप होल है, सर चार्जशीट पढ़िए, इसमें यहाँ पे लूप होल है। आर्गुमेंट्स क्या होने चाहिए? ये होने चाहिए। सभी गरीब है, सभी कमाने वाले हैं, इकलौते कमाने वाले हैं। लोग की जो हालत खराब है इस देश के अंदर बहुत, इसलिए कहता हूं बेटा अच्छे से पढ़ लो। 1-1.5 साल बाद याद करोगे और जिंदगी भर याद करोगे। अच्छे से ज्ञान आता होगा ना, एक बहुत जल्दी हाइक कर जाओगे कोर्ट प्रैक्टिस में। क्योंकि सभी क्या है, अंधे हैं, और तुम काना राजा भी बन गए तो बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाओगे। तो प्लीज लो पढ़ लीजिए अच्छे से। कभी कभी सोचता हूं कि मैं प्रैक्टिकली आपको ना बताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, प्रैक्टिकल बताना आवश्यक है। क्योंकि वो अप्रोच जब तक आप लेके नहीं चलेंगे सफल नहीं हो पाएंगे। एंड दैट्स द अप्रोच यू हैव टू टेक इन द एग्जामिनेशन। चलिए आगे चलते हैं, तो प्लीज मेहनत कीजिए। तो सर वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब मैं अनौपचारिक दस्तावेज की बात कर रहा था। वो दस्तावेज होते हैं सर जिनको जिनको आवश्यक नहीं है
कि आप उनको लिखें, जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया, गैर न्यायिक संस्वीकृति हो गई, या फिर किसी ने लेटर लिखा। तो सर इसके लिए इसको साबित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं सर, कोर्ट के अंदर इसको साबित करने के लिए आप कोर्ट में ओरल एविडेंस दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, मौखिक साक्ष्य दिए जा सकते हैं। ओरल एविडेंस कैन बी गिवन टू प्रूव सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट। इसके लिए आप मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं। लेकिन एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं अनौपचारिक दस्तावेज में एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, टू बी इन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, विधि द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित होना। वे दस्तावेज जो विधि द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित है, विधि द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित है। जैसे 164 का स्टेटमेंट, 164 सीआरपीसी, 164 सीआरपीसी का जो क्लोज 4 है वो एक पूरा फॉर्मेट बताता है। क्या बताता है, वो एक पूरा फॉर्मेट बताता है कि सर इस फॉर्मेट में आप जुडिशियल कन्फेशन को रिकॉर्ड करेंगे। बना तो सर यूनिलैटरल रहे ना, जज साहब खुद बना रहे हैं स्टेटमेंट को। एक न्यायिक संस्वीकृति है, उसको कौन बना रहे हैं, जज साहब खुद बना रहे हैं। तो है तो वो भी यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट है, भी क्या वो अनौपचारिक दस्तावेज ही है। लेकिन इसको साबित करने के लिए ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड, मौखिक साक्ष्य नहीं दिए जाते। मान लीजिए कोई अक्यूज था, जब कोई अक्यूज ने ऑफेंस किया तो उस टाइम क्या होता है ना सर, खून बहुत गर्म होता है, और एक क्या होता है उसके अंदर एक आत्मग्लानि होती है, सेल्फ गिल्ट होता है उसके अंदर कि यार गलत किया मैंने। मान लीजिए उसने अरेस्ट किया, उसने पुलिस के सामने कन्फेस किया और पुलिस ने बोला मजिस्ट्रेट सामने बोलोगे, बोला बोल दूंगा मैं, तो दूसरा दिन दे दो। जब वो जेल में गया तो उसको पता लगा कि यार भैया यहाँ तो मेरे से भी बड़े बड़े क्रिमिनल बैठे हैं जो फ्री होके जा रहे हैं, कोर्ट जिनको क्या कर रहा है, अक्विट कर रहा है, तो मैं भी तो अक्विट हो सकता हूँ। जब जेल में 5 दिन की हवा खाई तो अक्ल ठिकाने आ गई कि कन्फेशन नहीं करना चाहिए था। समझ रहे हो बात? शुरुआत में तो उसको सेल्फ गिल्ट था तो उसने कन्फेस कर दिया, बाद में फिर वो बोलता है कि सर मेरे से गलती हो गई, मेरे को कन्फेशन नहीं करना चाहिए था। उसने देखा कि भाई साथी अभियुक्त जो है, मतलब जो साथ में जो जेल में इनमेट्स हैं, साथी जो प्रिजनर हैं, वो तो भैया अटेम्प्ट टू मर्डर में छूट जा रहा है, तो मैं भी छूट सकता हूं। लेटर ऑन वो क्या क्या चाहता है कोर्ट के अंदर, लेटर ऑन वो चाहता है कि सर मेरे स्टेटमेंट को डिस्प्रूव कर दे, ना साबित किया जाए। न्यायालय के क्या क्या किया जाए, ना साबित। तो उसको मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ओरल एविडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये किसने रिकॉर्ड किया है साहब, कौन रिकॉर्ड किया इसको? और सेक्शन 79 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हमने ये पढ़ा है, अरे 2-3 दिन पहले पढ़ा ना, कि सर कन्फेशन उन सर्कमस्टांसेस में ड्यूली रिकॉर्ड हुआ है। वहां पे एक सर्कमस्टांसेस वर्ड है 79 में, जाके देखना, लिखवाया मैंने, उन परिस्थितियों में 79 में सर्कमस्टांसेस वर्ड का जिक्र है कि उन्हीं सर्कमस्टांसेस, उन्हीं परिस्थितियों में उसे अभिलिखित किया गया है, और इसके लिए न्यायालय उपधारणा करेगा, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द स्टेटमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस। तो कोर्ट को भी पता है। लेकिन अगर आप इसको ना साबित करना चाहते हो तो देयर इज ए प्रोविजन जो बात करता है, एक प्रावधान है तो सेक्शन 463 सीआरपीसी की, इसकी बात करता है सर, सेक्शन 463। ठीक है, अगर मैं निष्कर्ष देखूं इन सबका, क्या देखूं सर, निष्कर्ष जितना भी हमने पढ़ा, ये 3-4 स्लाइड्स में हमने जितना भी समझा, ये 3-4 स्लाइड्स में हमने जितना भी समझा, अगर मैं उसका एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन लिखूं तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये होगा सर कि सर ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो औपचारिक दस्तावेज है, ये जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, कौन से डॉक्यूमेंट है सर? औपचारिक दस्तावेज। ये अगर स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरली रिड्यूस्ड इन राइटिंग है, स्वैच्छिक रूप से लिखे गए स्वैच्छिक रूप से लिखे गए हैं, या रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, या विधि द्वारा लिखित में होना अपेक्षित है, या विधि द्वारा लिखित में होना अपेक्षित है, दोनों मामलों में ही
ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड, ठीक है सर, मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा दोनों मामलों में ही, ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड, ओरल एविडेंस इज नॉट, दोनों मामलों में ही मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। लेकिन जहां पर मैं बात करता हूं इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट की, जहां मैं बात करता हूं अनौपचारिक दस्तावेज की, इसके में दो कंडीशन है सर, दो कंडीशंस क्या है सर, वॉलेंटरली दिया है, स्वैच्छिक रूप से कोई स्टेटमेंट दिया है, तो इसमें ओरल एविडेंस कैन बी गिवन, मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है सर, ओरल एविडेंस कैन बी गिवन। और जहां पे रिक्वायर्ड बाय लॉ है, जहां विधि द्वारा अपेक्षित है कि वो लिखित में होना चाहिए, तो वहां पे नो ओरल एविडेंस, कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। यही पढ़ा हमने। अरे यही था हमारी क्लास का, कितनी कितनी क्लास हो गई, हाँ 30-35 मिनट की क्लास का निष्कर्ष क्या था, यही था। चलिए हम आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा काम कर लेंगे प्लीज। सेक्शन 91, सेक्शन 94 कहां लगता है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट डायग्राम को छोटा कर दूंगा, दिखता रहा है ना आपको। सेक्शन 94 कहां लगता है सर, सेक्शन 94 लगता है एक तो इसमें लगता है सर फॉर्मल डॉक्यूमेंट में, औपचारिक दस्तावेज में लगता है सेक्शन 94, और इसमें लगता है सेक्शन 94। बात समझ में आ गई। तो सेक्शन 94 कहां लगता है, सेक्शन 94 हमेशा मना करता है कि ओरल एविडेंसेस नहीं दिए जाएंगे। ये बात समझ में आई। और सेक्शन 95 सिर्फ इसमें लगता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में, औपचारिक दस्तावेज में सिर्फ 95 लगता है। देखिए सर, औपचारिक और अनौपचारिक दस्तावेज को समझने से जरूरी है, क्योंकि औपचारिक दस्तावेज में आप कभी भी फॉर्मल एविडेंस, मतलब आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। और जहां पर भी डॉक्यूमेंट कोई ऐसा है जो कि विधि द्वारा लिखित में होना आवश्यक था, दोबारा सुनिए, विधि द्वारा लिखित में होना, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग है, चाहे वो इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो, एक पक्ष के द्वारा बनाया क्यों ना डॉक्यूमेंट हो, अगर वो रिक्वायर्ड बाय लॉ था, राइटिंग में होना चाहिए, तो उसके लिए आप ओरल एविडेंस नहीं देंगे। तो 94 कहां लगता है, 95, 95 सिर्फ इसमें लगता है, एक पार्टी का कोई सीन नहीं है। तो हमें क्या समझ में आया कि जहां पे भी मैं 95 की बात करूंगा, सेक्शन 95 में कितनी पार्टीज होनी चाहिए, हमेशा कितनी पार्टीज होनी चाहिए। अगर देखिए सर, एक पार्टी के केस में कभी भी 95 नहीं लगेगा, ये समझ सकते हैं ना। अरे मैं बोल रहा हूं सर, जहां मैं बताया था इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट, हम वापस पहली पहली स्लाइड में आते हैं, पहली स्लाइड में आ गए हम लोग। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सर, यूनिलेटरल डॉक्यूमेंट्स में, मतलब एक पक्षीय दस्तावेज के मामलों में कभी भी सेक्शन 95, यहां पर कभी भी सेक्शन 95 नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। सेक्शन 95 हमेशा कहां लगता है सर,
सेक्शन 94 भी यहाँ पे लगता है, लेकिन अगर इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट, अगर यूनिलेटरल एक पक्षीय कोई दस्तावेज बनाया है किसी ने, अगर वो विधि द्वारा लिखित में होना चाहिए था, रिक्वायर्ड बाय लॉ था, तो वहां पे भी 94 लग जाता है। कहानी समझ में आई थोड़ी थोड़ी? चलिए, जितना समझ में आया ठीक है। तुमने डायग्राम बना लिया ना, 2, 5, 10 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब शुरू करते हैं सेक्शन 94। अब क्या शुरू करते हैं? बस अब तुम उस लायक हुए हो कि तुम्हें अब सेक्शन में घुसाया जाए और उतारा जाए। अरे तुमको लायक भी तो होना पड़ेगा ना। मैं सीधा शुरू कर दूंगा तो फिर क्या समझ में आएगा तुम्हें? देखिए, मैंने बहुत सोचा कि तुमको इतना डीप में पढ़ाना चाहिए क्या, नहीं पढ़ाना चाहिए क्या, पर अल्टीमेटली आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर दैट पेपर, इस पेपर के बाद जो कल हुआ ना पेपर, मेरे से रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इनको डीप में पढ़ाना चाहिए। तो चलो आसान पेपर आया कल वाला तो, लेकिन अगर ये टफ भी आता तो भी हम लोग कर देते। जल्दी बैच शुरू होगा मेंस का। जो बच्चे मेंस लिखेंगे उनके लिए वी वुड स्टार्ट ए बैच, एक बैच स्टार्ट करेंगे। ट्रांसलेशन और ये सब आरएस का जो भी सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे। वी वुड स्टार्ट ए न्यू बैच ओवर देयर। जिस भी बच्चे को एक्सेस चाहिए उसके लिए क्या करना होगा? वेरी गुड। धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हो। जहां तक मेरे हाथ में बात थी ना, जहां तक मेरे हाथ में बात थी, आई वुड हैव डन एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब बात मेरे हाथ से बाहर है तो उसका मैं क्या करूंगा? या तो ऑफलाइन आ जाओ। अरे ऑफलाइन आ जाओ, बता दूंगा बेच का टाइमिंग की, ऐसी बेच का टाइमिंग है, ऑफलाइन आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो घर बैठ के और अपने मानसिक पैरालाइज में अगर आपको पढ़ना है तो फिर टू टेक द क्लासेस। चलिए सेक्शन 94 स्टार्ट करते हैं। इट्स ए वंडरफुल सेक्शन। थोड़ा सा समय लेने वाला टॉपिक है ये, बाकी तो फिर समय नहीं लगता ज्यादा। आया क्या? गया कहाँ? अब आएगा ना। गया। अरे भेजो मत भाई, भेजिए मत, भेजिए मत। चलिए आ जाइए, बैरक निकाल लीजिएगा और समझना भी इसको स्टार्ट कीजिए इस टॉपिक को। अब एक एक शब्द, एक एक लाइन का बहुत महत्व है। एग्जाम में आता है सर, ये सवाल क्या बन के आता है? सवाल बन के आता है ये, व्हाट इज द एक्सक्लूजन ऑफ, क्या आता है सवाल? व्हाट इज द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? व्हाट इज द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के बारे में लिखिए। अपवर्जन के बारे में लिखिए, इस टाइप का सवाल बन के आता है और मल्टीपल टाइम्स आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है और पूछते भी हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। हाँ जी, लास्ट क्लास में मैंने आई हैव डिक्टेटेड ए क्वेश्चन। हाँ जी, सवाल लिखवाया था लास्ट क्लास में, को बोला था कि मंडे को चेक करेंगे इसका आंसर। जी कौन लिख के लाया? क्लास ली थी लास्ट वाली? हाँ तो बताइए, आंसर आंसर चेक कराइए। क्यों नहीं ली थी भैया? ला दिखाइए, आंसर चेक कराइए पहले लास्ट वाला। अभी तो मैं आज उस मूड में हूँ कि हाँ जी, आंसर दिखाओ आपने। हाँ दीजिए, आंसर दीजिए। लिखवाया था ना सेक्शन, बताया था ना 28 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, डीजेस का क्वेश्चन था। हाँ जी लाओ, ले आइए।
ये उदाहरणार्थ कहाँ से लिखे आपने? केस का नाम ही लिख देते। ठीक है, इट्स अ नाइस अटेम्प्ट टू राइट द आंसर। हाँ मृदुल, एक्सेस काट देता हूँ मैं, ठीक है ना। आई थिंक यू गाइस डोंट डिजर्व दैट एक्सेस। हाँ, आपने क्यों नहीं लिखा? और कल दिन भर, कल दिन भर मुश्किल लगता है रिजल्ट आना। जज बनना बेटा मुश्किल है तुम लोगों का, वो पोटेंशियल नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, वकालत, वकालत तो सभी कर रहे हैं। अरे घोड़ों की रेस में अगर एक दो गधे भी कूद जाएंगे तो पता चलेगा किसी को? तुमने कभी घोड़ों की रेस देखी है? रिवार्ड किसको मिलता है? घोड़े को मिलता है, जॉकी को मिलता है? अरे इनाम किसको मिलता है? घोड़े को देते हैं या जॉकी को देते हैं? जॉकी जानते ना कौन होता है? वो जो घोड़े को चलाता है। तो इनाम किसको मिलता है? अगर घोड़ों की रेस में 4-5 गधे दौड़ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तुम वकालत करने जाओगे तो वैसे ही गधे दिखोगे। जज तो बनने के लक्षण नहीं है तुम्हारे अंदर। मत लो क्लासेस, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। There is only one girl in the classroom, in the entire classroom जो आंसर लिख के लाई है। हाँ शुभम, क्या दिक्कत थी? वेरी वेल। और भी कुछ बाकी हो तो वो भी ले लेना। और भी अगर कुछ बचा हो ना आपके जीवन का हिस्सा तो वो भी ले लेना। मैं बहुत दिन से सोचा गुस्सा नहीं करूंगा अगर पढ़ाऊं, लेकिन तुम लोग नहीं सुधरने वाले ना। क्या मॉडल आंसर्स लिखा हूं इसके? यू गाइस आर नॉट शोइंग एनी एफर्ट। मत करो एफर्ट शो। तुमको लगता है कि एमसीक्यू के एग्जाम से तुम लोग मेंस निकाल लोगे, तो मेंस में कितने बच्चे फंसे हुए तुम्हें पता नहीं है। जो गलत फहमी हो ना किसी के दिमाग में कि मैं बहुत होशियार हूं, लो मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो ये बेटा आरजेएस का एग्जाम है। सुन लीजिए एक बार, बेटा आरजेएस का एग्जाम है। अकड़ तोड़ देता है लोगों की, अकड़। खड़े नहीं हो पाते लोग। उभर नहीं पाते, 6-6 महीने, साल भर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो तुमको गलत फहमी है कि हाँ भाई हम निकाल लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मैं कहता हूं नहीं होगा जब तक तुम्हारे अंदर ये बदलाव नहीं आएंगे पॉजिटिव। हम भी यहीं बैठेंगे, देख लेंगे हम भी। यही अगर रवैया रहा, जब भी क्लास क्यों नहीं ली? सर वो पुरानी क्लास ले रहे थे। ये पुरानी क्लास का कब तक खत्म होगा? एक डेट दो मुझे, आज क्या डेट है? मैं सारा एक्सेस काटूंगा सबका, ऑनलाइन छोड़ दूंगा। 20 है ना आज? यू हैव ओनली ये महीना, ठीक है ना, 31 के दिन जनवरी, 31 तक जिसको जो क्लासेस लेनी लो, 31 तक मत आओ भले से क्लास में, सब क्लासेस लो बैठ के। 31 के बाद आई विल नॉट कंटिन्यू एनी एक्सेस। आई विल नॉट कंटिन्यू एनी एक्सेस। ऑनलाइन एक्सेस का गलत फायदा उठा रखा है आप लोगों ने। जो क्लासेस छूटी है, जो क्लासेस छुट्टी, सुन लीजिए इधर, जो क्लासेस छुट्टी है फिनिश इट टिल 31st। मुझे हाश बनने पे मजबूत मत कीजिए। नहीं पढ़ना है तो घर जाइए। माँ बाप की उम्मीदें को जाहिर मत कर कीजिए। यहाँ पे जज बनने के सपने देख रहे हैं साहब ज्यादा, और क्लास इनको होती नहीं है। कोई काम दो तो उनको होता नहीं है। टेस्ट रखूंगा 10 बच्चे नहीं आएंगे देने, सर पेपर दे दो, अगले दिन आएंगे, सर पेपर दे दो, पेपर दे दो। ऑनलाइन एक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, अधिकार नहीं है आपका। क्या पढ़ाओ तुमको इतना डिटेल में जब तुमको एक आंसर नहीं लिखा जा रहा है और बताया कि ये डीजेस का सवाल था। दो बच्चों ने उस पेपर में, आरजेएस के मेंस में, हमारे पास में अराउंड 50 बच्चे थे आरजेएस की मेंस की टेस्ट सीरीज में,
सिर्फ 2 बच्चों ने वो आंसर लिखा था, आज दोनों बच्चे जज है, एक ये मैडम है और एक अंदर है निविशा। तो तुम लोग कहाँ स्टैंड करते हो, पढ़ाने के बावजूद भी नहीं लिख रहे हो। तो ये बताता है, ये मुझे शो करता है कि ये मुझे इन्फ्लुएंस देता है आपके बारे में कि यू आर नॉन सीरियस कैंडिडेट। या तो मेहनत करो या फिर मैं तुम्हारे साथ मेहनत करना छोड़ दूंगा। भैया मेरे को जो बच्चा आंसर लिख के देगा मैं उसके साथ मेहनत करूंगा, बाकी बच्चे जाए भाड़ मेरी तरफ से। बाकी संस्थानों में क्या होता है, बच्चे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, और यहाँ मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमता हूँ कि यार प्लीज पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जज बनो। ये यही सबसे राइट टाइम है। तुम्हें अगर लग रहा हो ना कि कंपटीशन क्या है, सिंपल ऐसा करना सर, 2 काम करना, 2024 का प्री का पेपर और 2019 का प्री का पेपर देखना, और 5 साल में पेपर की क्या हालत हो गई है और कितना पैटर्न में बदलाव हो गया है, यू विल सी। 10 साल हो गए जज बनने में, ये 5 साल की हालत है। 17 का पेपर देखना और कम, 15 का पेपर देखना और कम। जो कल पेपर आया ना सर एपीयू का, ये स्तर होता था 2015 आरजेएस का। नेगेटिव मार्किंग हटा देना इस पेपर में, तो कट ऑफ जा रही है 92 95। नहीं समझ रहे मत समझो, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, जीवन भैया तुम्हारा है, घर वालों की उम्मीद है और मेरा नाम खराब करने की जरूरत नहीं है। कभी कोई घर वाला आ गया आपके यहाँ पे तो मैं उधेड़ दूंगा आपको, और मैं साफ बोल दूंगा कि बच्चा कभी नहीं आता। मेहनत नहीं होती तो भैया गांव जाओ, जयपुर में 10-15 हजार महीने का मत बिगाड़ो। कल संडे था और आप में से एक ने भी एपीओ नहीं दिया क्योंकि आप अभी तक पास आउट नहीं हुए हैं, और घर में बैठे थे आप। कल एग्जाम नहीं था आपका, एग्जाम हो तो चलो ठीक है, बच्चा पेपर देने गया था, दैट्स व्हाई द रीजन मैं समझता हूँ इतना कि यार वो पेपर देने गया था, इट वाज अ हेक्टिक शेड्यूल फॉर हिम। 31 तक का टाइम दे रहा हूं, जो करना है कर लो, मत आओ क्लास, लगाओ दिन में 4-5-5-6 क्लास, मैं अलाउ नहीं करूंगा। 31 का टाइम है, क्लास आना है ठीक है, नहीं आना है ठीक है, 31 के बाद आई विल नॉट परमिट एनी ऑफ द एक्सेस। मुझे बोला ना सर मेरे को क्लास लेनी, मेरे को ये करना है, 31 का टाइम ठीक है, 31 तक तो बहुत डेट है ना, मैं एक्सेस नहीं दूंगा, और नया जो ऐप आ रहा है उसमें भी एक्सेस नहीं दूंगा। ऐप बनवाए ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बनवाए, ऑफलाइन के लिए नहीं है वो ऐप, समझे। 94 निकाल लीजिएगा प्लीज, और एक एक शब्द को समझते हुए चलिएगा। The evidence of terms of contract, grant or other dispositions of the property reduced into the form of the document. सर कॉन्ट्रैक्ट आप सब समझते हैं, कोई भी सुविधा। ग्रांट मतलब क्या होता है सर, अनुदान। हमारे देश में एक आयोग है, हमारे देश में क्या है सर, एक आयोग, इसको बोलते हैं यूजीसी। क्या बोलते हैं इसको, यूजीसी है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब यूजीसी क्या करता है ना, ग्रांट देता है। जैसे आज मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट को ग्रांट देता हूं, अनुदान देता हूं। मैं इतना पैसे देता हूं कि सर ये काम है। अभी जैसे मान लीजिए मैं एक अनाथालय में गया और जाके मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या कमी है, उन्होंने बोला सर बच्चों के लिए बेड नहीं है, भरी ठंड में बच्चे जमीन पर सोते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मेरी तरफ से 50 बेड या 40 बेड मेरी तरफ से होंगे, आप एक वो निकालिए, टेंडर निकालिए और इनवाइट कीजिए जो सबसे लोएस्ट बिडिंग पे इतने किलो का, मतलब मिनिमम 5 किलो का बेड लोहे का जो बनाएगा, उसके जितने भी मिनिमम बिड होगी, आई विल गिव हिम द मनी। अभी जो भी होगा इसको रिटर्न में लूंगा मैं, ऐसा थोड़ा ना कोई भी आपको पैसा दे रहा है। माँ बाप है क्या सारे आपके, हाँ, तो फ्री में पैसा देंगे। हमें पैसा दे रहा हूं तो भैया लिख के दूंगा ना कि 40 बेड के लिए इतने रुपए दिए, और दोनों पार्टी से साइन होंगे उसमें, तो ये भैया अनुदान हो गया। डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या होता है सर, कोई भी संपत्ति है, कोई भी संपत्ति है, उसका जो वहनन होता है एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर, अंतरण हुआ, तो उसको जो आपने डिस्पोज किया एक प्रॉपर्टी को दूसरे आदमी में, जो प्रॉपर्टी को आप डिस्पोज कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसको भी आपने राइटिंग में ही लिखते हो, क्योंकि सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, धारा 17 भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908
वो ये बात स्पष्ट रूप से बोलती है, वो बात स्पेसिफिकली डिफाइन की जा रही है वहां पे कि जो भी चीज है उसको आपको लिखना है। तो तीन चीज समझ में आई। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है, ये इसका मार्जिनल हेडिंग है। अब पढ़िए, जहां पे भी कोई टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, टर्म्स मतलब अंतर वस्तु, टर्म्स मतलब क्या है यहाँ पे, अंतर वस्तु, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैव बीन रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट, लिखित रूप में, सर उनको लिखित रूप में लिखा गया है। क्या किया गया है सर, लिखा गया है उनको। अब बताओ कहीं पे अगर नहीं लिखा है कॉन्ट्रैक्ट को, अरे कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट को लिखा नहीं गया था, अब सवाल ये, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट को लिखा नहीं गया था, क्या आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं? क्या आप उसको दे सकते हैं ओरल में? जब भी राइट्स क्रिएट हो रहे हैं आपके, क्या वहां पे कोई राइट क्रिएट हो रहा था क्या? औपचारिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं दे ऑलवेज क्रिएट ए राइट। कम टू द स्लाइड अगेन। क्या समझा हमने क्लास में? यही तो बात है ना, तुम एक सवाल पूछा वही तुम फंस गए सारे। फॉर्मल डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कोई ओरल, उन्होंने कोई ओरल स्टेटमेंट से थ्रू एक कॉन्टेक्ट किया है, बात समझिए वापस। ओरली किसी चीज को हम लोगों ने कबूल किया था, ओरली। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन अगर पार्टीज ने कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी किया है तो भी ओरल एविडेंस कैन नॉट बी गिवन, पार्टीज खुद नहीं दे सकती। अरे मैंने मान लीजिए इसको बोल दिया, सुनिए एक बार सुनिए, मैंने मान लीजिए शुभम को बोला है कि शुभम आप जाइएगा रोज, मेरे एक, मान लीजिए मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैंने इनको बोला कि रोज जाके 100 किलो टमाटर 100 किलो प्याज लेके आइए, ओरली बोला है, उसको मैंने कह दिया कि मैं रोज आपका बजट फिक्स कर दूंगा 2000 रुपए, उसी में आपको ये मैनेज करना है। ये आता है मुआना मंडी और वहां से सब्जी मंडी से लेके आता है, ओरली लेके आता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, अपने लिए अपने पास बिल बना लेता है कि 100 किलो टमाटर 100 किलो मैं ले रहा हूं, इसका प्लीज एक बिल बना दीजिए। क्या बोलता है, इसने बिल बना लिया। ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आप कर रहे हो तो भी उसको प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है या उसके टर्म्स को चेंज करना है, यू कैन नॉट गिव ओरल एविडेंस, पार्टीज नहीं दे सकती, पार्टीज ओरल एविडेंस नहीं दे सकती। लेकिन मान लीजिए शुभम जिससे खरीदता है टमाटर, वो तो ओरल एविडेंस दे सकता है ना, वो तो ओरल एविडेंस देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 95 में क्या होना चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए। कितनी पार्टीज होनी चाहिए सेक्शन 95 में? प्रोवाइजो की बात मत कीजिए, जनरल रूल की बात कर रहे हैं अभी हम, अभी रुकिए, हम प्रोवाइजो तक ही पहुंचेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई अधिकार, जहां पे भी अधिकारों का सृजन हो रहा है, जहां पे भी कोई राइट क्रिएट हो रहा है, यू कैन नॉट गिव ओरल एविडेंस। पार्टीज तो नहीं दे सकती, दूसरे लोग दे सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, जरूरी है कि सबको सब कुछ आए, वक्त के साथ भी तो आते ही नहीं चीजें, अभी पढ़ेंगे 95, अभी पढ़ेंगे, आके पढ़ेंगे, 2 मिनट रुक जाइए, सब्र कीजिए। अरे सब्र तो मैंडेटरी ना। चलिए, ये डॉक्यूमेंट ये डायग्राम बनाया था आपने, और मैंने कहा था कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं सर, चाहे वो वॉलेंट्री हो, स्वैच्छिक रूप से स्टेटमेंट दिया है, या रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं था, इसके लिए भी आप ओरल एविडेंस नहीं देंगे, यही लिखवाया मैंने। जब उस टाइम एग्री किया तो अभी क्यों डिसएग्री कर रहे हो भाई? नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग बट इट इज रिटन, और वॉलेंटरी स्टेटमेंट है,
आप समझिए, कॉन्ट्रैक्ट की जहां पे मैं बात करूंगा, और कॉन्ट्रैक्ट को समझना पड़ेगा पहले। आप यहाँ पे कंफ्यूजन कॉन्ट्रैक्ट को लेके ना, जब भी हम संविदा की बात करते हैं सर, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो पार्ट्स में आता है। एक होता है ओरल, आप चाहो तो मौखिक, या फिर रिटर्न। कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज है सर? राइट्स क्रिएट हो रहे। अगर रिटर्न का केस है तो कहां चला जाएगा, और ओरल का केस है तो? अब ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर हो गया सर? कोई डिस्कशन डाउट कॉन्ट्रैक्ट को लेके? बस तुम्हारे केसेस अलग अलग फॉर्म में फॉल होते हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको कि सर, क्या बताया था मैंने आपको? मैंने ये बताया था सर कि सर ये जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है ना सर, ये सिर्फ सेक्शन 95 का ही केस है। इसका केस है, ये भी बताया था मैंने आपको। और 95 सिर्फ पार्टीज के बीच में लगता है। कहां लगता है? कंफ्यूजन हो रहा है ना? टॉपिक ऐसा है, टॉपिक ही ऐसा है सर, कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा? देखिए सर, सिंपल सी एक बात है, अंतर समझ लीजिए। सेक्शन 94 बहुत सारे लोगों में लग सकता है, लेकिन सेक्शन 95 जो है ना सर, सिर्फ पार्टीज के बीच में लगता है। 95 निकालिए एक बार, जल्दी से दिखाता हूं आपको मैं। 95 देखिए, जल्दी से 95 देखिए एक बार। मैं एक शब्द दिखलाता हूं, अंडरलाइन करके वापस आ जाओ अपने डिस्कशन पे। एक शब्द लिख रहा होगा, एक शब्द लिख रहा होगा सर, देखिए इसमें लिख रहा होगा, ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शेल बी एडमिटेड एज बिटवीन द पार्टीज। अंडरलाइन कीजिए उसको, और हिंदी में देखिए, हिंदी में लिखिए, पक्षकारों को किसी ऐसे लिखित के पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच, उनके हित प्रतिनिधियों के बीच दिख रहा है, पक्षकारों उनके, तो मतलब सिर्फ सेक्शन 95 कहां लग रहा है? सिर्फ पार्टीज को। अगर ओरल एग्रीमेंट भी हुआ है या ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, तो पार्टीज नहीं दे सकती उसको चेंज करने के लिए। आप किसी थर्ड पार्टी को ले आओ। आप जहां से सब्जी खरीद रहे हो, एक महीने से 100 किलो टमाटर, 100 किलो प्याज, उसको ले आओ भाई, तू दे दे, तू बोल दे। रिटर्न नहीं करवाया, तू बोल दे। अब समझ में आया? कंफ्यूजन क्लियर हुआ? चलिए, कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए मेरे लिए, कि एक बच्चा आप सब जरूरी हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसको तुम जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में है तो क्या लग जाएगा सर? और रिटर्न में नहीं है तो? समझ में आई गणित? आगे चलिए। रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट, मतलब यहां पे तो सर उसको डॉक्यूमेंट के रूप में क्या किया है आपने, लिखा है। आगे चलिए। एंड इन ऑल द केसेस विच एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट। यही चीज मैंने आपको लिखाया कि सर, कि पहले आपकी चीज क्या लिखवाई थी मैंने आपको औपचारिक दस्तावेज में? पहला पॉइंट तो ये लिखवाया था, और दूसरा पॉइंट ये लिखवाया था। अरे सर, फॉर्मल डॉक्यूमेंट में पहला पॉइंट ये था ना, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट वाज द सेकंड पॉइंट। अरे यही तो लिखवाया मैंने इसमें आपको। पहला पॉइंट ये था, और दूसरा पॉइंट। आगे चलिए, क्लास को लीजिए, देखिए इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्लास। अब आगे क्या बोल रहा है? नो एविडेंस shall be given in proof of the terms of a such contract, grant or disposition of the property of such matter। यहां तक देखिए एक बार इसको। ये कहना चाह रहा है सर कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है या फिर डिस्पोजिशन है, कोई भी संविदा है, अनुदान है, या फिर संपत्ति के वैनन से संबंधित है कोई मामला, अगर वो उसको लिखित में लिखा गया है, मतलब राइटिंग के फॉर्म में है वो, तो आप उसके लिए ओरल एविडेंस, उसको साबित करने के लिए, उसके कंटेंट्स को साबित करने के लिए ओरल एविडेंस नहीं देंगे। उसकी अंतर वस्तु को साबित करने के लिए, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको साबित करने के लिए ओरल एविडेंस नहीं देंगे। ये सामान्य नियम है। बात समझ में आई? आगे एक्सेप्शन क्या बता रहे हैं? एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ और secondary evidence of the contents in the cases, और secondary evidence is admissible under the provisions herein before contained। herein before contained क्या मतलब है? यहाँ पे सेक्शन इसकी बात कर रहा है सर, herein before contained सर, है सर, इसकी बात कर रहा है। वहां पे कंडीशंस दी हुई है कि कहां पे आप द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हैं। सेक्शन 3 ना सर, कंफर्म है ना? अरे कंफर्म बता रहे हो ना, सेक्शन 63 जी।
तो सेक्शन 63 बता रखा है कि क्या किस किस परिस्थिति में, कौन कौन सी परिस्थितियों में आप, किन किन कंडीशंस में आप सेकंड एविडेंस दे सकते हो, जहां पे ओरिजिनल लॉस्ट हो गया है, पार्टीज को प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो साबित कर देते हैं देन यू कैन गिव ओरल एविडेंस आल्सो, बट द जनरल रूल इज, सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम ये है कि सर अगर कोई भी संविदा है, अनुदान है, या वेनन है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन है कोई भी, तो सर वो आप उसके लिए हमेशा जिसको आप रिड्यूस करते हो राइटिंग में, और दो चीजों के लिए, पहली बात तो ये जिसको रिड्यूस किया है राइटिंग में, और दूसरी चीज क्या, जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि उनको राइटिंग में ही होना चाहिए। रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि उनको राइटिंग में ही होना चाहिए। अगर आप ये करते हो तो उसके लिए हमेशा क्या होगा सर? उसके लिए हमेशा क्या होगा? ओरल एविडेंस। और ये रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, ये अनौपचारिक दस्तावेज का सेकंड पॉइंट है। एक सेकंड, कौन कौन सा है? तो वो है ना, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, और ये भी केस समझना आप, कभी कभी क्या होता है सर, डॉक्यूमेंट्स रिड्यूस इन राइटिंग तो के साथ, मतलब लिखित रूप में होना ही चाहिए, और विधि द्वारा अपेक्षित है कि उनको लिखित में होना चाहिए। जैसे 164, 161 के बयान, हमने जब अनौपचारिक दस्तावेज पढ़े, इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट्स पढ़े, उसका सेकंड पॉइंट था, मैंने कहा था सर इस पे भी क्या लगेगा? सेक्शन 94 लगेगा। चलो वापस अपने डायग्राम पे आओ। तुम्हारे डायग्राम अगर पकड़ में आता है ना सर, बताया था रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय लॉ, इधर भी था रिक्वायर्ड बाय लॉ, था ना रिक्वायर्ड बाय लॉ, निष्कर्ष लिखवाया था ना मैंने इसका, कंक्लूजन रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो मतलब रिक्वायर्ड बाय लॉ अगर उधर भी है, अगर एक आदमी ने भी रिकॉर्ड बनाया है, एक आदमी ने भी अगर रिकॉर्ड बनाया है, एक यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट भी है जिसको रिक्वायर्ड बाय लॉ है टू बी इन राइटिंग, तो भी सर वो चीज क्या है, तो भी उस चीज का मैंडेटरी है ये चीज होना कि उसको आप ओरल एविडेंस देके साबित नहीं करोगे। रिड्यूस इन राइटिंग हो या रिक्वायर्ड बाय लॉ इन राइटिंग हो, लिखित में लिखा गया हो या फिर विधि द्वारा अपेक्षित हो कि वो लिखित में होना चाहिए, इन दोनों के लिए मौखिक साक्ष्य नहीं दिए जाएंगे। ये सिंपल सा पॉइंट है, ज्वाइन करने में। तो ये बहुत स्पष्ट पॉइंट है, इट्स ए वेरी प्लेन प्लेनरी प्रोविजन। 90% समझ में आया सर? ये सिंपल बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन संविदा अनुदान वेनन, अगर वो रिड्यूस इन राइटिंग है, रिक्वायर्ड बाय लॉ इन राइटिंग है, ओरल एविडेंस नहीं दोगे। सिंपल है, आगे चले। और ये यहां पे जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना सर, यहां पे जो देख रहे हो ना आप, ये फॉर्मल के लिए भी था, और ये औपचारिक और औपचारिक दोनों दस्तावेज के लिए है। ये बात दोनों पॉइंट्स कवर करती है, दिस कवर बोथ द पॉइंट्स। ये बात समझ में आई? आगे चलिए। सो द पार्ट 1 ऑफ द सेक्शन 91 टॉक्स अबाउट दोस थिंग, ठीक है। अब पार्ट 2 समझेंगे, और फिर इसके एक्सेप्शन की बात करते हैं। अब इसके एक्सेप्शन में आइए आप पहले। एक्सेप्शन में आइए सर। ये कहता है, व्हेन ए पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग, व्हेन इट इज shown that any particular person has acted as such officer, the writing in which he is appointed need not to be proved। आप साहब जज बन गए, क्या हुआ? आप बन गए जज। आप क्या बन गए सर? ठीक है। आपको पोस्टिंग पे लगाया बाड़मेर, बाड़मेर में भी
भीम बाड़मेर के भी आप वहां लगे, जैसे मान लीजिए भाटी से कहाँ से जीते में, हाँ शिव से, शिव में लगाया आपको, ठीक है ना, बिल्कुल दूरस्थ एक गाँव, शिव में आपको लगाया। आप गए वहां पे और बोला कि मेरी पहली पोस्टिंग यही है, आप कोर्ट में गए और आप उससे मिलते हो कोर्ट के ऑफिसर से कि यहाँ पे आज ही मेरी ज्वाइनिंग है, ठीक है। अब एक रीडर आपसे आपका आई कार्ड मांगेगा क्या, ये बताओ। मान लीजिए ग्राम न्यायालय सीयू के पास में एक, वहां पे आपको लगाया। ग्राम न्यायालय में तो एक ही जज होता है सर, आपके ऊपर सीजे म्यूजियम तो बैठा नहीं है ना, एसीजे में। आप बोला कि मेरी ज्वाइनिंग है आज से मैं इसी यहाँ पे अपॉइंट किया है, ठीक है ना। आपकी गाड़ी के आगे न्यायाधीश की पट्टी लग रही है, इट इज वेरी वेल सफिशिएंट कि यू आर द जज। क्या वहां का कोई ऑफिसर होगा जो आपसे कार्ड मांग लेगा? हम्म। आप गए अंदर और आप कोर्ट 3-4 दिन तक आपने कोर्ट चलाई, बाद में मालूम पड़ा कि भैया ये तो कोई 420 टाइप आदमी था, पर्सोनेशन, चिटिंग बाय पर्सोनेशन, हाँ छल किया है इसने भैया अपना चिटिंग की है, चिटिंग बाय पर्सोनेशन इसने कोई और व्यक्ति प्रिज्यूम कर लिया। उसमें अगर कोई कार्रवाई हो उस आदमी के ऊपर, रीडर के ऊपर या जो भी कोर्ट ऑफिसर के ऊपर, तो वो बोलेगा ना सर कि ओरल एविडेंस वहां पे दिए जा सकते हैं। वहां तो ओरल एविडेंस ही देगा ना वो नहीं कहेगा। आप पढ़िए इसको वापस। व्हेन ए पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग, यहाँ पर भी किसी पब्लिक ऑफिसर को, यहाँ पर भी क्या है सर, किसी पब्लिक ऑफिसर को जो आप जो नियुक्ति दे रहे हो किसमें होगी, लिखित रूप में होगी। विषय अपेक्षित कोई लेखक की नियुक्ति लिखित रूप में हो और ये दर्शित किया गया विशिष्ट व्यक्ति के अधिकारी के नाते कार्य किया है, तब उस लेख का जिसके द्वारा नियुक्त किया गया था साबित किया जाना, उसको वही बोलेगा कि तू साबित कर, बनना है क्या उसको। एसीआर किसके हाथ में, उसी के हाथ में। पूछोगे क्या भाई तेरा डॉक्यूमेंट देखा, हाईकोर्ट ने कोई डॉक्यूमेंट दिया होगा ना, सीनियर ऑफिसर तो पूछ सकता है पर जूनियर पूछेगा क्या? देखिए सर बैठिए, अंदर बैठिए, चैम्बर में चलिए, साहब के लिए चाय पानी लेके आओ, ये यही तो बोलेगा कि साहब आए सर, कहाँ से आए, रुकने की व्यवस्था हो गई क्या, ये सब पूछेगा। ये थोड़ी पूछेगा सब आदेश दिखाओ, कौन सा आदेश से आपको नियुक्त किया है यहाँ पे, दिखेगा क्या? दूसरा एक्सेप्शन देखिए इसका, wills admitted in probate in India may be proved by the probate। मैं probate के ऊपर पहले भी बोल चुका हूँ आपको, probate के ऊपर मैं सेक्शन 39 में, सेक्शन 35 में बताया मैंने आपको कि जब भी सर किसी विल के ऊपर probate एक बार आ जाएगी तो फिर उसको उसको साबित नहीं किया जाएगा, ठीक है ना सर। आप उस जरूरी नहीं कि उसको फिर बोलो कि साबित करो साबित करो साबित करो। आप इतना बोल दोगे ना कोर्ट में मौखिक रूप से भी कि सर उस विल पर प्रोबेट आ चुकी है, क्या बोलोगे? सर उस पर ऑलरेडी प्रोबेट है। मान लीजिए एक विल थी, आपको विल मिलती है, आप कोर्ट गए, कोर्ट जाके आपने उस पर प्रोबेट ले ली। प्रोबेट का मतलब होता है एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है कि भैया जिस आदमी ने बिल बनाई थी ना, जिसके फेवर में बनाई थी, वो बिल्कुल सही है और न्यायालय द्वारा उचित पाई गई, हम इसको स्वीकार करते हैं। एक सर्टिफिकेट हो गया। कल को मान लीजिए इस बिल को किसी ने, इस वसीयत को किसी ने चैलेंज कर दिया, इस बिल को किसी ने क्या कर दिया सर, जब उस विल को चैलेंज किया गया, जब उस विल को, उस वसीयत को चैलेंज किया गया, तो जो अल्टीमेटली आप जब आप किसी बिल को चैलेंज कर रहे हैं तो आप इतना बोलोगे ना कोर्ट के अंदर जाके कि सर ऑलरेडी प्रोबेट है उसके ऊपर, तो सामने वाली पार्टी ये नहीं कहेगी कि कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन में ओरल एविडेंस अलाउ नहीं होते सर, साबित करो तुमने प्रोबेट है। अरे भाई प्रोबेट है, एक्सेप्शन समझ में आया? ऐसा नहीं कि आपको कोर्ट बोलेगा कि नहीं अरे भैया ओरल नहीं, इसको तो रिटर्न एविडेंस दो, तो प्रोबेट है बोल दिया बस। तीसरा देखिए, दो एक्सेप्शन हैं सर, इसको याद करने के लिए हमेशा एक नियम बनाता था मैं, सेक्शन पहले 91 हुआ करता था तो मैं इसको एक ऐसे करता था, जनरल रूल, उसके नीचे लिखता था दो एक्सेप्शन ऐसे करके, एक्सेप्शन 2, फिर ऐसे करके दो एक्सप्लेनेशन, दो स्पष्टीकरण, तीन है दो है ना, तीन स्पष्टीकरण, ऐसे डायग्राम बनता था। ऐसे आपको हमेशा यह चीज याद रह जाती है कि भैया एग्जाम में सवाल आया तो पहले जनरल रूल लिखना है, फिर दो एक्सेप्शन लिखना है, फिर तीन एक्सप्लेनेशन लिखना है, नंबर कहाँ बचेंगे?
मैं रटने में कभी एक्सपर्ट नहीं था। तुम कभी मुझसे पूछोगे ना रैंडमली कोई सेक्शन, सर वो सेक्शन क्या था, तो मेरे को इसे याद नहीं आएगा यार क्या था। आई वॉज नॉट वेरी गुड एट रोट लर्निंग, मैं कभी रटा नहीं गया, लेकिन समझने में बहुत आओ। बात समझ में आई सर? दूसरा सर एक्सप्लेनेशन देखिए, दिस सेक्शन अप्लाइज इन केसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी रेफर्ड टू आर कंटेंट इन वन डॉक्यूमेंट, द कंटेंट इन मोर देन वन डॉक्यूमेंट। ऐसा होता है सर। सुनिएगा कहानी। बढ़ता नहीं गए। आज इवनिंग में नया बैच स्टार्ट हो रहा है अपना। खत्म हो गया वो बैच, मतलब उसमें सब्जेक्ट खत्म हो गया। नया बैच का मतलब नया सब्जेक्ट। बैच कैसे खत्म होगा, वो तो रोटेशन में चलता रहता है ना। वो 17 फरवरी को सारे इवनिंग वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? मॉर्निंग। देखिए सर, कभी कभी क्या होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पे 2001 में मैं कहीं नौकरी करता था, ठीक है, और मेरे को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ था। तो मेरे पास 2001 का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास 2002 का कॉन्ट्रैक्ट है, सो मेरे पास 2019 तक के। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब कोई भी आदमी जो 10-15 साल से एक ही सरकारी विभाग में नौकरी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, जब भी वैकेंसी निकलती है तो पहला हक किसका है? जो 15 साल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल रहे, उसको एब्जॉर्ब किया जाए नौकरी के अंदर, उसको नियुक्ति दी जाए। ऐसा कुछ जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अब पढ़िए केस। अब दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू द केस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ही ना सर, मेरा एक संविदा पे तो रखा है मुझे। प्रॉपर्टी रेफर्ड आर कंटेंट इन मोर देन वन डॉक्यूमेंट, दे आर कंटेंट मोर देन वन डॉक्यूमेंट। तो सर हर एक दस्तावेज को क्या करना पड़ेगा मुझे? साबित करना पड़ेगा, हर एक डॉक्यूमेंट साबित करना पड़ेगा ना सर। सेकंड भी सेम सी बात करता है, वेयर देर आर मोर ओरिजिनल देन वन ओरिजिनल ओनली नीड टू बी प्रूव्ड। अब यहाँ इसको भी समझिए, ये पहला जो एग्जांपल दिया है तो इससे रिलेटेड है, इसको यहीं पे बना लीजिएगा। दूसरा जो एग्जांपल है वो समझिए। भैया कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट में क्या चल रहा था कि शुभम नाम का एक युवक है, उसने कुछ ऑफेंस किया है, उसको प्रोबेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए शुभम की उम्र है 19 साल या 20 साल। 21 साल से कम के आयु वाले व्यक्ति जिसने, सेक्शन 6 क्या बोलता है प्रोबेशन का? 21 साल से कम वाला व्यक्ति जिसने जिसने एलआई और डेथ वाला ऑफेंस नहीं किया हो और 10 साल से कम वाला ऑफेंस किया हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रोबेशन उसको देंगे। बोलता है ये सवाल आया 2021 के मेंस में, यही सेम सवाल। वहां शुभम की जगह कोई और नाम था और 20.5 साल उसकी उम्र थी। इशार दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस लिखना था उसमें। अब ये जो केस आया, अब इसमें क्या था, अब इसको अपनी एज प्रूव करनी है। कैसे करेगा? या तो आधार, डीएल, 10th 12th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, है ना, बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये कह रहा है कि जहां पर भी ओरिजिनल एक से ज्यादा है तो किसी भी एक को साबित कर दो यार। इसकी उम्र साबित करने के लिए क्या इसको बोलना पड़ेगा क्या? ओरल एविडेंस देंगे क्या? क्या आई बाई लेके आएंगे जिसने इसको वो किया था, पैदा किया था? बात समझ रहे हो? क्या आई बाई को लेके आओगे क्या? जब मोर देन वन डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल में है, आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले आइए कोर्ट के सामने, प्रेजेंट कीजिए उसे। बात समझ में? दूसरा एक्सप्लेनेशन। तीसरा देखिए, the statement in any document whatever of a fact other than the facts referred to in this section shall not preclude the admissions of referred in section admission of oral evidence as the same। अभी क्या कहना चाह रहा है सर? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा लेजिस्लेशन? ई।
अब इलस्ट्रेशन ई बाद में पढ़ना, पहले समझ लीजिए होता क्या है। सर ऐसा है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट था, क्या था ये, संविदा थी। इसमें 3 पॉइंट थे इस कॉन्ट्रैक्ट में। कितने पॉइंट थे इस कॉन्ट्रैक्ट में? 3 पॉइंट थे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये कहना चाह रहा है कि सर आप ये जो टर्म्स है ना, इसकी अंतर वस्तु है ना सर, इसकी टर्म्स, इसकी अंतर वस्तु के लिए यू कैन नॉट गिव ओरल एविडेंस। आप इसके लिए तो ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन क्या हुआ है सर, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो सम व्यवहार हुआ है, क्या हुआ है, सम व्यवहार, इसके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो। जैसे शुभम को मैंने बोला कि जा 100 किलो टमाटर 100 किलो आलू लेके आ, कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में, उसके लिए तो शुभम ओरल एविडेंस नहीं दे सकता, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो इसने अपने फोन पे से उसको पेमेंट किए हैं 2-2 हजार रुपए के हर दिन, वो तो शो कर सकता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के लिए दे रहेगा ये? नहीं। जो ट्रांजैक्शन इसने किया है उसके लिए दे सकता है। पढ़िए इलस्ट्रेशन ई। A gives B a receipt for money paid by B. Oral evidence is offered for the payment. ठीक है ना सर? यदि ख द्वारा दिए गए धन की रसीद ख को देता है, संदाय करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जा सकता है। होता ना कि वो आदमी आ जाए, अरे वो आदमी आ जाए, मान लीजिए इसने फोन पे भी छोड़ो, फोन पे भी को भी आप डॉक्यूमेंट मान लोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक बन जाएगा वो तो। अरे फोन पे छोड़ो, फोन पे तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक, अरे वो तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ना। चलो फोन पे को मारो गोली, जिस सब्जी वाले से सब्जी लेके आता था उसको बुला के बोल देगा कि मैंने इसको 2,000 रुपए दिए, सामने वाली पार्टी आके बोलती कि हाँ सर मैंने 2,000 रुपए लिए, हो गया बस। तो ट्रांजेक्शन के लिए तो यू कैन गिव द ओरल एविडेंस। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तीसरा है, ये अपवाद है। बात समझ में आई? जो स्पष्टीकरण 3 है, इट इज नॉट द स्पष्टीकरण, दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। सेक्शन 91 यहां समाप्त होता है। डीबी सर उसी के रिगार्डिंग है। देखिए सर डीबी उसी की रिगार्डिंग है। अरे सर डीबी क्या है, उसके रिगार्डिंग है। डी क्या बोलता है सर, एक शब्द है इंडिगो। अरे हमारे देश को बहुत लूटा है यार गरीबों ने। गरीबों ने क्या, अंग्रेजों ने। गरीब कैसे लूटेंगे बेचारे, पर अंग्रेज गरीब ही थे सही में, बहुत नहीं, गरीब थे तभी तो लूट के गए। लूटता कौन है, जो गरीब होता है। अभी सैफ अली खान के घर में जो घुसा, चोर डकैत जो भी था, वो गरीब ही था ना, तभी तो घुसा। हमारे देश में कोई क्यों घुसा, क्योंकि वो गरीब है। सिंपल सी बात है ना। तुम्हारे घर में कोई घुस जाएगा तो मतलब उसके पास कमी है, तभी तो घुसा है, तो गरीब ही तो हुआ। तो मैं तो अंग्रेजों को गरीब कहता हूँ, जो गरीब लोग थे जो हमारे देश में आए थे और हमें गरीब बना के चले गए। ये जो इंडिगो है ना सर, इस इंडिगो का इतिहास है। महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन करना पड़ा इस चक्कर में। चंपारण पहले बंगाल में आता था। पहले क्या था, बंगाल में अंदर झारखंड, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश वाला बंगाल, आसाम वाला कुछ पार्ट भी, सब बंगाल के अंदर आता था। बंगाल सल्तनत में सब कुछ आता था। वहां एक जगह थी चंपारण। चंपारण में क्या होता था, नील की खेती होती थी। नील मतलब इंडिगो। इंडिगो क्या होता है सर, उसके साथ एक दिक्कत है, तुमने अगर इंडिगो उगाई ना तो जमीन बंजर कर देता है वो, तो उसमें कुछ नहीं उगेगा। नील की खेती ऐसी होती है। अब जितने भी कपड़े की मिल थी, उनको कलर करने के लिए क्या चाहिए था, इंडिगो। तो फैक्ट्री लगाई सब अंग्रेजों ने वहां, लेकिन इंडिगो कहां से आता था, इंडिया से आता था। और चर्चिल तो बहुत खराब आदमी था, विंस्टन चर्चिल, उसको हीरो मानते हैं इंग्लैंड वाले, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 था ना उस टाइम, उसने लीड किया था। लेकिन जब बंगाल में भूखमरी हो रखी थी, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया महात्मा गांधी के लिए। गांधी के, अगर वहां गरीबी है, वहां लोग भूखे मर रहे हैं, तो फिर महात्मा गांधी के शरीर पे कपड़े क्यों है?
देयर वाज अ स्टेटमेंट ऑफ सचिन, दो ही वाज नॉट अ वेरी गुड पर्सन। जो बंगाल में, कोलकाता में जब वो भूखमरी हुई, तो ऐसे बताते हैं कुछ लिखने वाले, जब सुबह लोग निकलते थे सड़कों पे, तो पूरे सड़कों पे लोग, भूखे लोगों की लाशें पड़ी रहती थी। अभी कोलकाता गए आप, मत ही जाना, इट इज नॉट ए गुड प्लेस टू गो, तुमको बहुत दुख होगा वहां जाने के बाद। वहां की गरीबी देखने के बाद में मैं बहुत सदमे में चला गया कि यार इतना गरीब कैसे हो सकता है कोई मेट्रोपॉलिटन शहर। बहुत एक्सट्रीम पुअर्टी है, एक्सट्रीमिस्ट पुअर्टी, मतलब तो बोलना है गरीबी क्या गरीबी होती है। जो फुटपाथ के दोनों साइड है, पूरे लोग वहीं रहते हैं। एक आदमी ने मेरे साथ कचरे के डिब्बे से खाना निकाल के खाया, और मेरे को इतनी, क्या है देश। और सबके सब वही वोट बैंक के लिए है सब, पूरा क्या है, लोग क्यों आ रहे हैं। इट इज नॉट ए वेरी गुड प्लेस टू गो, यू शुड नॉट विजिट कोलकाता, पैसा बर्बादी करोगे, कुछ नहीं है। तो सर, A contracts in writing with B for the delivery of indigo upon certain terms। भैया उसने क्या करार किया, उसने करार किया कि नील के परिधान के लिए उसने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया है। The contract mentioned the fact that B had paid A the price of other indigo contracted for a verbally on another occasion। Oral evidence was offered, no payment was made for the other indigo, the evidence is admissible। ऐसा किया सर, उसने क्या किया सर, समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। इसके लिए मेरे को इधर ही आना पड़ेगा, उधर काम नहीं चलेगा, इसको समझ, उधर नहीं समझा पाऊंगा मैं। इधर देखिए, मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन हुआ था, मान लीजिए ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था, पहली बार ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। फिर इसके बीच में एक और, ऐसे मान लीजिए ये पहला एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर हुआ सर एक और कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ सर, एक और क्या हुआ सर, एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें इसने लिखा कि भैया, उसने क्या लिखा, पहले का पैसा दे रहा हूं, आगे का नेक्स्ट टाइम दूंगा। क्या लिखा टर्म्स में, पहले का पैसा, पहले का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो पहले हुआ था उसका पैसा दे रहा हूं, इसके बाद का पैसा नेक्स्ट टाइम दूंगा। और इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में तो और भी टर्म्स हो सकती है ना सर, इसके साथ में और भी टर्म्स थी कि इतना चाहिए, इतना नील चाहिए, इतना मेरे को इंडिगो चाहिए आपसे। तो ये कहना चाह रहा है कि जो पहले वाला ट्रांजैक्शन है जो टर्म्स से अलग है, इस बात के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, क्योंकि टर्म्स नहीं समझानी ना, आप अंतर वस्तु थोड़ी समझा सकते हो, उसके लिए तो आप ओरल एविडेंस दे ही नहीं सकते। लेकिन यू कैन गिव सर्टेनली ओरल एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन, समयवार के लिए दे सकते हो ना। ये डायग्राम बना लेना, याद रह जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट, पहला कॉन्ट्रैक्ट था, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था, तब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में उसने लिखा भैया पहले का पैसा दे रहा हूं और बाकी कुछ टर्म्स भी थी कॉन्ट्रैक्ट में, तुम टर्म्स के लिए मत दो, लेकिन इसके लिए तो तुम ओरल एविडेंस दे सकते हो। ये इलस्ट्रेशन दी है, यहां पे आपका खत्म होता है सेक्शन नंबर 94। लिखवाने का काम एक साथ करूं 94 95 को, या फिर पहले 94 लिखवाऊं फिर 95 को समझाऊं, एक साथ क्लास छोड़ दूं या 95 को स्टार्ट करूं? ये भी पढ़ रहा है दिमाग में, चलो ठीक है, समझाऊंगा नहीं, लिखवाऊंगा भी कल ही, ठीक है।